नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे एएमयू पर आए सुप्रीम फैसले की। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अपने फैसले को पलट दिया है। वहीं बात फूलपुर विधानसभा उपचुनाव के रण की हम करेंगे, जहां वोटरों की चुप्पी के बीच सभी दलों के समीकरण उलझे नजर आ रहे हैं। और चलते चलते बात होगी हरियाणा के मरोड़ा गांव की, जिसको ट्रंप सुलभ विलेज की पहचान मिल चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में अजीज बासा बनाम भारत गणराज्य मामले में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला नियमित पीठ करेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह आदेश दिया है। एएमयू पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1967 का फैसला। एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं? अब नियमित पीठ करेगी फैसला। दो 2006 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। कोर्ट का कहना है कि अब नई बेंच एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मानदंड तय करेगी। इस मामले पर सीजेआई समेत 4 जजों ने एकमत से फैसला दिया है, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। मामले पर सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पारिदवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा एक मत में है। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है। देखिए, हाँ, वो बिल्कुल सही है आपकी बात। माइनॉरिटी स्टेटस, हमको ये लगता है कि माइनॉरिटी स्टेटस देने से मना तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन 3 बेंच की जजेस को जो है रेफर किया है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो है अजीज बाशा। अजीज बाशा जो है हमारे सालों से जो है पीछे पड़ा हुआ था। आज उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत ने 4 जजेस की बेंच ने जो है उसको ओवररूल कर दिया। एएमयू का स्टेटस 1981 के एक्ट की जो पोजीशन थी वही है। डिसाइड तो तभी होगा जब हम रेगुलर बेंच में जाएंगे और बहस होगी। उम्मीद ये है कि हम वहां से भी जीत कर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके के 4 जजेस ने अपने रेफरेंसेस दिए हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश माना है माइनॉरिटी की तरफ से, उससे हमें उम्मीद है कि उस पर हमारे ऊपर फैसला आएगा और वो फेवर में आएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच के सामने ये एक रेफरेंस था। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ये डिसाइड करना था कि अजीज बाशा का जो जजमेंट है, क्या वो अजीज बाशा का जजमेंट करेक्ट था या करेक्ट नहीं था। एक तो वो डिसाइड करना था, क्योंकि एएमयू के ऊपर 5 जजेस की बेंच का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पहले एक जजमेंट आ चुका था, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि उस वक्त वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से बनी थी। तो कोर्ट ने इस चीज को आज क्लियर कर दिया है कि सिर्फ एक एक्ट की वजह से यूनिवर्सिटी अगर अमल में आ रही है, वो चीज एक डिफरेंट है, लेकिन उसके पीछे किसने बनाया उसको, किसने उसको पैसे दिए, किसने उसकी फंडिंग करी, क्या उसका मकसद था, किस रीजंस की वजह से यूनिवर्सिटी को बनाने की कोशिश करी गई है। तो आज यूनिवर्सिटी ने उसमें, ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें आज उस चीज को पूरा डिसाइड करके बताया है कि व्हाट शुड बी द इंडिसिया, किसी भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे क्या रीजंस थे, क्या उसके पीछे वजूहात थे। सीजेआई डीवीआई चूरचंद की अध्यक्षता वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे के कायम रखने के मामले को नियमित पीठ के पास भेज दिया है। आपको बता दें कि साल 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई के दौरान
साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने मामले को 7 जजों की पीठ के पास भेज दिया था। सुनवाई के दौरान सवाल उठा था कि क्या कोई विश्वविद्यालय जिसका प्रशासन सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या वे अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। इस मामले पर सुनवाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ ने बीती 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में अपने 1967 के फैसले को अपहेल्ड किया है, वो एक हिस्टोरिकल कदम है और हम ये समझते हैं कि इससे जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो रुकावटें थी वो इंशाल्लाह दूर होंगी। और जो ये बात कही है कि रेगुलर बेंच के सामने ये मामला रखा जाए कि वेदर इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय माइनॉरिटीज और नॉट, तो ये तो एक हम लोगों के पास मोर देन इनफ एविडेंसेस हैं, फैक्ट्स हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं कि किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी को मुसलमानों ने खुद मुसलमानों की तालीम के लिए और मुसलमानों के डोनेशन और चंदे से कायम की थी। देखिए, इसकी शुरुआत तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन से हुई जिसमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का प्रोविजन है। अब ये कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उस डेफिनेशन में आता है या नहीं, ये तो कचहरी तय करेगी। तो क्या है ये माइनॉरिटी कैरेक्टर? देखिए, इसी के भी अभी तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल तो नहीं है, तब पर्टिकुलर्स तो नहीं दिए हैं उन्होंने। सर, तो ये कोर्ट्स पे बहुत डिपेंड करता है कि कोर्ट्स क्या तय करती हैं। सर, ये माइनॉरिटी कैरेक्टर की शुरुआत कहाँ से हुई? माइनॉरिटी कैरेक्टर की तो ये है कि इसलिए कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी एंट्री है, कैसे इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं माइनॉरिटीज के। सर, जिस तरीके से कोर्ट का 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन आया है, जब से है ये। सर, जिस तरीके से इस पर जजमेंट आने वाला है, तो यूपी सरकार की क्या मंशा है और क्या है? नहीं, यूपी सरकार से तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। केंद्र सरकार की केंद्र सरकार से है और हाई कोर्ट ने दे दिया है इसके खिलाफ। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। क्या है पूरा विवाद? एएमयू की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना था। बाद में 1920 में इस विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। एएमयू अधिनियम 1920 में साल 1991 और 1965 में हुए संशोधनों को मिली कानूनी चुनौतियों ने विवाद को जन्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट के फैसले का अहम बिंदु ये था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई, जिससे इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा कि अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी। कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार माना है। बता दें कि 1967 के फैसले में कहा गया कि एएमयू अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान का दर्जे का दावा नहीं कर सकता है। अन्य समुदायों को भी इस संस्थान में बराबरी का अधिकार है। मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेजने के बाद अब इस बेंच को ये जांच करनी है कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने
की थी क्या? सीजीआई ने कहा कि अनुच्छेद 30A के तहत किसी संस्था को अल्पसंख्यक माने जाने के मानदंड क्या हैं? किसी भी नागरिक द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 19(6) के तहत विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 के तहत अधिकार निरपेक्ष नहीं है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के विनियमन की अनुमति अनुच्छेद 19(6) के तहत दी गई है, बशर्ते कि ये संस्थान के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन न करे। सीजीआई ने कहा कि धार्मिक समुदाय कोई संस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। एक तर्क ये भी है कि विशेष कानून के तहत जिन संस्थानों की स्थापना हो, उनके अनुच्छेद 31 के तहत कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के माइनॉरिटी स्टेटस को लेके फैसला दिया गया है और भी 3 जजेस की बेंच उम्मीद है कि आगे फैसला सुनाएगी, तो वो फैसला बहुत अच्छा सुनाएगी। और माइनॉरिटीज़ के अपने राइट्स होते हैं, माइनॉरिटीज़ के अपने इख्तियारात होते हैं, वो सारे इख्तियारात को मैं उम्मीद करूँगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU के फेवर में सुनाएगी। और AMU जो है इस सिलसिले में जो भी फैसले लेगा वो अच्छे फैसले लेगा और माइनॉरिटी के हक में लेगा। क्योंकि देखिए इस वक्त माइनॉरिटी स्टेटस को लेके बड़े ही चूहो चरा हो रही है और कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस क्यों, और माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म करने की बात हो रही है। तो अगर से माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म कर दिया जाएगा तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं, तो उस राइट्स को ना मान के आप उस राइट्स को चेंज करके आप माइनॉरिटी स्टेटस को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा माइनॉरिटी स्टेटस मिल जाएगा 3 जजेस की बेंच में, तो उम्मीद है कि AMU से और अच्छे प्रोडक्ट्स निकलेंगे जो हमारे मुल्क की खुशबू पूरी दुनिया में लुटाएंगे। हाईकोर्ट ने संशोधन को किया था खारिज। बता दें कि सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने AMU की अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया। इसके बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसके चलते साल 1981 में AMU को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के AMU संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया। 2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर 2016 में केंद्र ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। साल 2019 में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेजा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप के ढेरों प्रशंसक हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत से हरियाणा का एक गांव बेहद खुश है। खास बात है कि इस गांव का नाम भी ट्रंप के नाम पर रखा गया है। यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 248A पर बसा हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला नूह को 23 जून 2017 में सुलभ इंटरनेशनल ने गोद लिया था, लेकिन चर्चा तब हुई जब गांव मरोड़ा को ट्रंप दुर्लभ विलेज का नाम दिया गया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 19 नवंबर 2017 को गांव मरोड़ा में आना था। बहरहाल किसी कारण यह कार्यक्रम रद्द हो गया। उम्मीद जताई गई है कि 24 फरवरी 2018 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर मेवात के गांव मरोड़ा आएंगे, लेकिन वह नहीं पहुंचे। हालांकि इस दिन ट्रंप गुजरात में आए थे। इस दौरे का फायदा देश के सबसे पिछड़े जिले मेवात का विकास करवाने के लिए किया जा सकता था, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के नौकरशाहों की जिद के आगे सरकार यह मौका भुनाने से चूक गई थी। ट्रंप का मरोड़ा गांव से, मरोड़ा पंचायत से, मरोड़ा, निजामपुर, छावा, तीनों गांवों से बहुत गहरा नाता है। और हमारे गांव ये बहुत ही बदहाली पे थे। उस टाइम घर में एक भी घर में शौचालय नहीं था। उस टाइम पाठक साहब बहुत बढ़िया इंसान थे, वो यहाँ पे आए थे, 2-3 बार आए थे यहाँ पे। उन्होंने हमारे घर घर में शौचालय बनवाए। लगभग 97 शौचालय इस मरोड़ा गांव में बनवाए, 48 निजामपुर गांव में बनवाए। और ट्रंप का भी यहाँ दौरा था 18 फरवरी 2018 में था, शायद फरवरी में। वो किसी कारण वो रद्द हो गया, वो आ नहीं पाए। बात 2017 की है, जब सुलभ इंटरनेशनल एक NGO थी। उनके जो संस्थापक थे पाठक साहब,
वो ये गांव में आए थे। गांव की बदहाली बहुत थी, विकास कार्य नहीं हुए थे, तो उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ हर घर में शौचालय बनवाया और इस गांव का नाम ट्रम्प विलेज उन्होंने रखा। और उनकी उसी साल 2017 में वाशिंगटन डीसी में एक मीटिंग भी हुई थी उनके जो एम्बेसडर थे ट्रम्प साहब के, उनके साथ, और उसमें यही तय हुआ था कि भाई ट्रम्प साहब जब भी भारत आएंगे तो इस विलेज में वो जरूर जाएंगे। बता दें कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक ने 23 जून 2017 को गांव मरोड़ा को गोद लेकर इसका नाम ट्रम्प सुलभ विलेज रखा था, जिसे प्रशासन ने खारिज कर दिया था। इसे लेकर गांव में एक कार्यक्रम भी हुआ था। मरोड़ा में तब 175 घरों में स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय तक बनवाए गए थे। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के एक कम्युनिटी इवेंट में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक ने 13 जून को अमेरिकियों को एक प्रेजेंटेशन देते हुए कहा था कि भारत में ट्रम्प सुलभ विलेज बनाने की घोषणा की, ताकि वहां के लोग देश के सबसे पिछड़े जिले नूह में विकास कार्य करवाएं। इसके बाद गांव को सुलभ इंटरनेशनल ने साफ सुथरा किया और प्रत्येक गली और मुख्य चौराहों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे। बता दें कि गांव मरोड़ा की ग्राम पंचायत में 3 गाँव आते हैं, उनमें निजामपुर, मरोड़ा व छावा गाँव है। बहुत बहुत खुशी है जी उससे, और हमारा उन्होंने पहले भी गांव गोद ले रखा था, उसमें बहुत काम करवाया है लैट्रिन बाथरूमों का, और अब भी हमें उम्मीद है कि वो आगे भी अब हमारा और काम करें, और उसके बाद में कोई काम ना हुआ और अब हमें खुशी है कि वो दोबारा आए, एक बार वो आप भी यहाँ आए। हमें सरकार से ये उम्मीद है कि हमारे एक पानी की समस्या ज़्यादा है और इसी वजह से हमें वो आवें और हमारी पानी की समस्या भी दूर करें और थोड़ा विकास ज़्यादा करें अब की बार। देखो जी, बहुत बढ़िया खुशी है हमने ट्रम्प जीत का, और यहाँ आने की भी जो है मतलब हम कहेंगे भाई यहाँ मरोड़ा गांव में आवे, उसने बहुत बढ़िया काम करा, लैट्रिन बाथरूम अच्छी बनाई दी है, और थोड़ी सी हमारा पानी की संविधान बहुत कम है, ज़्यादा है ही ना पानी तो बिल्कुल भी। हाँ, बाकी समाधान करो और जो है मतलब थोड़ा बिजली की भी शॉर्ट है थोड़ी सी, और यही बात की हमें खुशी है, बहुत बढ़िया ये काम हो जाता। समय बदला और अब अमेरिकी के वाशिंगटन डीसी के हजारों मील दूर हरियाणा के नूह में मरोड़ा गांव के लोग डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर जीत का जश्न मना रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक भारत में स्वच्छता और खुले में शौच को खत्म करने को लेकर काम करने वाले एनजीओ सुलभ इंटरनेशनल ने जून 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले उनके गांव को गोद लिया और इसका नाम ट्रम्प सुलभ गांव रखा। लोग बताते हैं कि तब से गांव में कई स्वच्छता परियोजनाएं शुरू की गई, जिससे गांव ज्यादा साफ और सुरक्षित हो गया है। लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही सुलभ इंटरनेशनल ने उनके गांव को गोद लिया। उन्हें उम्मीद है कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप मरोड़ा गांव का दौरा करेंगे और इलाके में और ज्यादा विकास लाने में मदद करेंगे। आपको बता दें कि गांव वाले अब एक प्रस्ताव पारित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें सरकार से उनके गाँव का आधिकारिक नाम बदलकर ट्रम्प विलेज रखने की गुजारिश की जाएगी। मरोड़ा के लोगों को उम्मीद है कि ट्रम्प के सत्ता में आने के बाद वे उनके गांव का दौरा करने के लिए वक्त निकालेंगे। उन्हें भरोसा है कि इससे उनकी जिंदगी में सुधार जरूर आएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट की। फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी तीसरी बड़ी जीत के लिए जीतोड़ मेहनत कर रही है। आपको बता दें, उसके सामने अपने दरकते वोटों को बचाने के साथ नए वोटर जोड़ने की भी चुनौती है। वहीं विपक्ष की एकजुटता के दावे और चुनावी रणनीति जिस तरह लोकसभा चुनाव 2024 में भारी प्रतीत हुई, वैसा ही दबाव फिर बनते दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट। फूलपुर विधानसभा सीट का लेखा जोखा। चुनावी रिकॉर्ड की बात करें तो आजादी के बाद ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही।
1967 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया 1962 में चुनावी लड़ाई हार गए थे। बदल गया 21वीं सदी का चुनावी रिकॉर्ड। पिछले 4 चुनाव 2007, 2012, 2017 और 2022 में सपा बीजेपी की हुई जीत। 2 बार बीजेपी को जीत मिली तो 2 ही बार साइकिल दौड़ी। साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रवीण पटेल विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार सपा के मुस्तबा सिद्दीकी से तगड़ी चुनौती मिल रही है। लोकसभा और विधानसभा के पिछले चुनाव में दोनों ही दलों के लिए काफी टक्कर की स्थिति रही थी, जिसके कारण इस सीट के लिए कुछ कह पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। मतदान में कुछ ही दिन भी बचे हैं, लेकिन मतदाता खामोश है। रोजाना बदल रहे चुनावी समीकरण के बीच मतदाताओं की चुप्पी ने प्रत्याशियों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में पूरा चुनाव जाति समीकरण पर टिका समझ में आ रहा है। गौर करने वाली बात ये है कि बीते लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी को फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में ही सबसे अधिक वोट मिले थे। साथ ही बदलते माहौल में बसपा ने जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट देकर अगड़ों को भी जोड़ने की कोशिश की है। ऐसे में बसपा परंपरागत वोट बैंक अनुसूचित जाति के साथ अग्रणी जाति के मतदाताओं के ध्रुवीकरण में सफल रही तो नतीजे किसी भी दिशा में जा सकते हैं। फूलपुर सीट पर एनडीए जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को लेकर जनता के बीच है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन केंद्र और प्रदेश सरकार की विफलताओं के साथ ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को बड़ा मुद्दा मान रही है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। सपा प्रत्याशी इसलिए भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें महज 2723 वोटों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने हराया था। लेकिन इसके 2 साल बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लगभग 18,000 की लीड मिली थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद। पूरे प्रदेश में उपचुनाव का प्रचार जोरों पर है और अब मतदान की घड़ी भी करीब है, लेकिन एक बात को लेकर चर्चा थम नहीं रही है। वो ये है कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हाथ निशान पर उम्मीदवार उतारने के लिए कोई सीट क्यों नहीं दी। इसको लेकर सबसे अधिक चर्चा प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर हो रही है। कांग्रेस इस विरासत से जुड़ा बताते हुए जिद पर अड़ी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने फूलपुर सीट नहीं छोड़ी। फूलपुर विधानसभा सीट के चुनावी रिकॉर्ड की बात करें तो आजादी के बाद ये सीट भी कांग्रेस का गढ़ रही। 1967 के विधानसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। यहाँ तक कि बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी साल 1962 में इस सीट से चुनावी लड़ाई हार गए थे। 21वीं सदी का चुनावी रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आता है। फूलपुर विधानसभा का जातीय समीकरण कुल 4,07,366 मतदाता, 2,23,560 पुरुष, 1,83,748 महिला मतदाता, थर्ड जेंडर 58 मतदाता, करीब 76,000 यादव वोटर्स, 54,000 मुस्लिम, 38,000 ब्राह्मण, 32,000 कुर्मी, करीब 34,000 बिंद कुशवाहा और मौर्य, 16,000 क्षत्रिय मतदाता, 45,000 पासी और 35,000 जाटव दलित। आपको बता दें कि पिछले 4 चुनाव 2007, 2012,
2017 और 2022 की ही बात करें तो 2 बार बीजेपी जीती है और 2 ही बार इस सीट पर साइकिल भी दौड़ी है। 2022 के चुनाव में इस सीट पर सपा उम्मीदवार की हार का अंतर 3000 से भी कम वोट का रहा था। सपा ने कांग्रेस की जिद पर भी ये सीट नहीं छोड़ी, तो उसके पीछे एक वजह पिछले चुनाव की करीबी हार और चुनावी रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि फूलपुर विधानसभा सीट को पंडित नेहरू की विरासत से जोड़कर कांग्रेस ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। सपा के लिए भी ये सीट कुछ वैसी ही है जैसे कांग्रेस के लिए। नेहरू परिवार की कर्मभूमि रहा फूलपुर आजीवन सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की भी कर्मभूमि है। दरअसल इस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में सपा किसी भी हाल में ये सीट गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हुई। गौरतलब है कि छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा ने फूलपुर को कर्मभूमि बनाया और वे फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। सपा के सामने संकट ये भी था कि अगर वो डॉक्टर लोहिया और छोटे लोहिया से जुड़ी सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ देती है तो कहीं उसके कैडर में गलत संदेश न जाए। बता दें कि सपा की कोशिश हालिया लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद मिले मोमेंटम को बरकरार रखते हुए उपचुनावों के जरिए 2027 के यूपी चुनाव के लिए ट्यून सेट करने की है। ऐसे में सपा नहीं चाहती कि किसी भी सीट पर कोई ढील रह जाए, खासकर पूर्वांचल में। पूर्वांचल की वाराणसी लोकसभा सीट से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में इसी इलाके की गोरखपुर सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पहलू ये भी है कि सपा अगर उपचुनाव में कांग्रेस की डिमांड मान जाती तो वे 2027 चुनाव के लिए भी एक तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला बन जाता और अखिलेश यादव ऐसा नहीं चाहते थे। फूलपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव पहले 13 नवंबर को होना था। बीजेपी और बसपा समेत कई पार्टियों ने चुनाव आयोग से कार्तिक पूर्णिमा के त्योहार का उल्लेख करते हुए मतदान की तारीख बदलने की अपील की थी। राजनीतिक दलों की मांग पर चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों में बदलाव कर दिया है। फूलपुर सीट के लिए मतदान अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा। चुनाव नतीजे 23 नवंबर को आने हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।